तो हम लोग लाइव प्रोसेस के चैप्टर में आज ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? बेसिकली ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट मटेरियल का होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है। सो बुक आपकी कह रही है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। इन क्लास 9 वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ये फ्लूइड होता है जो कनेक्ट करता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। सो सपोज करो कि अगर हम ये मान ले कि ये ब्लड है, तो ये जो फ्लूइड इसका अंदर भरा होगा ये बेसिकली होगा प्लाज्मा। और इसके अंदर जो सेल्स होंगी, लाइक आरबीसी हो गई, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गई, ये इसके सेल्स होती हैं। तो जो लिक्विड मीडियम है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। तो हम जो खाना खाते हैं, हमने डाइजेशन टॉपिक में पढ़ा था ना कि खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, फिर पेट में चला गया, फिर इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, तो ब्लड में आता है। तो ब्लड में बेसिकली कहाँ होता है? ये प्लाज्मा में फूड घुला हुआ होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर प्लाज्मा में घुली हुई होती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी ब्लड में ही घुले हुए होते हैं। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कार्पल्स। ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड कार्पल्स है आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी जैसे ह्यूमन बीइंग में बाई कॉन्केव होती है, ये आरबीसी है। ठीक। Many other substances like salts are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push blood around the body. अब ब्लड घूम तो रहा है वेन्स में और आर्टरीज में, तो जाएगा कैसे? तो हमें जैसे एक मोटर चाहिए होता है हर घर की सारी पाइपलाइन में पानी भेजने के लिए, ठीक उसी तरीके से हमको एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट भी चाहिए होता है जो सारी वेसल्स और आर्टरीज को, सारी वेन्स को ब्लड भेजे या कलेक्ट करे। इसीलिए फिर हार्ट इवॉल्व हुआ। पहले फिशेस में हार्ट आया, दो चैम्बर्ड का हार्ट आया, फिर एम्फीबियंस में तीन चैम्बर्ड का आया, फिर रेप्टाइल्स में आपका तीन चैम्बर्ड का आया, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड का आया, रेप्टाइल्स में साढ़े तीन चैम्बर, और क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्ड का आया। फिर उसके बाद जो है आपका एप्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड के हार्ट आए। तो हम अब देखेंगे हमारा हार्ट कैसा बना होता है, किस तरीके से इस फंक्शनिंग होती है। तो ये है आपका हार्ट। तो हार्ट जो है, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं वो वाला हार्ट नहीं है। ये हमारा हार्ट जो है फिस्ट के आकार का होता है। जैसे मुट्ठी बांध लो ना, ऐसे ऐसे इस शेप का होता है बेसिकली। तो द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट। ये हमारी फिस्ट की तरह होता है। वो जो पिक्चर में तुम देखते हो ना, ये ऐसे बना के फिर नीचे से तीर निकाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen-rich blood mixing with blood containing carbon dioxide. तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो भी ब्लड में मिक्स होता है। तो हमारा हार्ट क्या करता है? दोनों ब्लड को अलग अलग रखता है। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है जिस ब्लड में, उसको अलग कंपार्टमेंट में रखता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसको अलग कंपार्टमेंट में रखता है। ठीक है। तो जैसे हार्ट का ये स्ट्रक्चर, अब हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ लेफ्ट एट्रियम, यानी कि लेफ्ट एट्रियम ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन है आपका, अगर हम इसको डिफरेंट कलर से ले लें, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाला ये ब्लॉक जो है ये कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। इसमें प्योर ब्लड आता है। हमने सांस ली हमने, तो सांस में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ब्लड में घुला, और प्योर ब्लड जो है सबसे पहले इस चैम्बर में आता है। तो ये चैम्बर में जब आएगा तो फिर ये चैम्बर फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जब कोई चीज निचोड़ोगे आप तो पानी नीचे, जैसे किसी चीज में पानी भरा हो उसको निचोड़ो तो पानी नीचे गिर जाएगा। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे की तरफ भागता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे का जो चैम्बर है इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे वाला एक्सपैंड करता है। जब नीचे वाला एक्सपैंड करता है तो जगह मिलती है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड निकलेगा इसमें भरना चालू हो जाता है। तो नीचे वाले में ब्लड आकर के यहाँ पे आपका
भर गया। अब यहाँ पे ब्लड खूब भर गया आपका। अब ये फिर नीचे वाला जो चैम्बर वो कस के कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप की तरह बहे, खूब तेजी से ब्लड बह करके जाए। तो जब ये कस के कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड खूब तेजी से बह करके जाएगा और पूरी आर्टरीज में फैल जाएगा। तो इसीलिए चूंकि इसको बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, इसकी वॉल जो होती है बहुत ही मोटी होती है, थिक वॉल होती है। जैसे फोर्स के साथ पानी भेजना हो तो हमें मोटा पाइप चाहिए होता है ना, उसी तरीके से फोर्स के साथ ब्लड को भेजना है तो इसकी जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है, बहुत ही मोटी होती है। अब ब्लड जो है चला गया, ठीक है, सारी बॉडी में चला गया। अब इसके बाद होता क्या है, जब सारी बॉडी में ब्लड चला जाता है तो अब वो ब्लड जाएगा सेल्स में जाएगा। सेल्स ब्लड से जो ऑक्सीजन है उसको लेंगी, ग्लूकोज को बर्न करेंगी, फिर CO2 निकलेगा, CO2 को वापस ब्लड में भेज देंगी। अब ये ब्लड CO2 को लेकर के चलेगा, जो ब्लड CO2 को लेकर चलेगा उसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड। ठीक है, उसको ब्लू से दर्शाते हैं। तो जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो यहाँ से आएगा। इम्प्योर ब्लड आपका कहाँ से आएगा? इम्प्योर ब्लड आपका यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस चैम्बर में घुसेगा। कहाँ घुसेगा आपका? इस चैम्बर में घुसेगा। इस चैम्बर को कहते हैं हम राइट एट्रियम। इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया जिसमें क्या था, CO2 ज्यादा था। CO2 इसमें से आया, इसमें घुस गया। जब इसमें घुस गया तो ये भी जो है जब भरेगा ब्लड को, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला जो चैम्बर है ये वाला, ये एक्सपैंड करेगा, नीचे वाला फिर खुलेगा। तो नीचे वाला खुलेगा तो फिर धीरे धीरे ब्लड इसमें भरना चालू होगा। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नीचे वाले को क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले को क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। तो हमने राइट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, यहाँ से ब्लड को पंप करके आपको यहाँ से फिर वापस भेजेगा और लंग्स में भेज देगा। किसमें भेज देगा? लंग्स में, प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो हार्ट के आपके बेसिकली 4 चैम्बर हो गए। हार्ट के कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए। तो ये हम इसको रिमूव करते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। पहला ये आपका चैम्बर हो गया, ये नीचे वाला चैम्बर हो गया। फिर दूसरा ये चैम्बर हो गया, फिर ये दूसरा ये चैम्बर हो गया। ओके। अब हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर दें ताकि अच्छे से विजिबल हो। ये वाला जो चैम्बर है और ये वाला चैम्बर है, ये 4 चैम्बर हार्ट में हो गए। ये वाला चैम्बर हो गया, ये वाला चैम्बर हो गया। इस वाले चैम्बर को कहते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल, और इस वाले चैम्बर को कहते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। इसमें प्योर ब्लड आएगा। इसमें क्या आएगा? प्योर ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? बॉडी में जाएगा, सारी बॉडी में जाएगा। फिर बॉडी से ब्लड रिटर्न होगा। जब बॉडी से ब्लड रिटर्न होगा तो बॉडी से ब्लड रिटर्न होकर के आपका आएगा राइट एट्रियम में, यहाँ पे आएगा। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। और फिर राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला। फिर लंग्स में जाएगा, प्योर होगा, फिर प्योर ब्लड बनेगा, उसमें ऑक्सीजन भरेगी। फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका जो है फिर कहाँ से आएगा? इसी लंग से फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड इसमें आ जाएगा। हम लोग ये हमने बेसिक समझ लिया, हम लोग डिटेल में जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो भरा हुआ ब्लड होता है वो लंग्स क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स में क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स क्या करेगा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा है उसको वापस निकालेगा और बाहर हमारी नाक से बाहर कर देगा। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, उधर हम सांस भी ले रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन भर रहा है। जब ब्लड में ऑक्सीजन भर जाएगा तो एक ब्लड ऐसा होगा जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को फिर वो जो है लेफ्ट ऑरिकल में भेज देगा। ठीक है, लेफ्ट साइड भेज देगा। और लेफ्ट लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। तो लंग्स आपका हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेता है, उसको प्योर करता है, फिर हार्ट को दे देता है। ओके। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो प्योर ब्लड है पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। अभी आपको धीरे धीरे सारा क्लियर होता चला जाएगा, बस पेशेंस रखिए। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। The left atrium relaxes when it is collecting this blood. Okay.
It then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body. तो सीधा हमने बताया कि लंग से प्योर ब्लड आया। आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लंग्स से, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, सपोज करो लंग्स कैपिलरीज है, यहाँ से आपका प्योर ब्लड आया, ठीक, प्योर ब्लड आया, यहाँ से आया, और ये यहाँ पे हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में आ गया। ये हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर है, यहाँ पे आ गया। इसको हमने क्या कहा था, लेफ्ट ऑर्किड। तो ये आएगा, इसमें जब भरेगा ये, ठीक है, इसमें पहले ये रिलैक्स होगा, इसमें भरता जाएगा ब्लड भरता जाएगा। फिर जब इसमें ब्लड भर जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो नीचे वाला चैम्बर है ये रिलैक्स करेगा। फिर जब नीचे वाला चैम्बर, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड नीचे गिरा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा। यहाँ पे अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा कस के। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड यहाँ से निकलेगा और ऐसे जो है इधर से होते हुए, इधर से होते हुए बॉडी, ये बॉडी से होते हुए सारी बॉडी में जाएगा, सारी बॉडी में जाएगा। और यहाँ पे आर्टरीज जो है कन्वर्ट होंगी कैपिलरीज में, और कैपिलरी फिर सारी सेल्स को ब्लड पहुंचाएंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाएंगे। अब सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे। जब ऑक्सीजन को ले लेंगी तो कहेंगे चलो भैया ग्लूकोज जलाया जाए। अब अंदर उसने ग्लूकोज इकट्ठा किया है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करना चालू करेगा। जब ग्लूकोज बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो फिर वो क्या कहेगी, अभी तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालो बाहर करो। तो वेस्ट प्रोडक्ट फिर कैपिलरीज के माध्यम से वेन्स में आएगा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट आपका जो है यहाँ वेन्स में आ जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 जो है आपकी वेन्स में आ गई, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से क्या बना आपका, CO2 बना। अब CO2 यहाँ से होते हुए बॉडी से कलेक्ट होना चालू हुई, बॉडी से कलेक्ट होना चालू हुई, और यहाँ पे फिर इस वाले चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर में आ गई। ऊपर वाले चैम्बर को क्या कहा था हमने, राइट ऑरिकल। अब ऊपर वाले चैम्बर रिलैक्स होता जाएगा, ब्लड इसमें भरता जाएगा, इम्प्योर ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो दो टाइप का ब्लड होता है, अभी हम लोग समझ लेते हैं इसको। एक होता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड मतलब कि उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और आपका प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखो, राइट साइड में आपका ये ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। यहाँ पे देखो CO2 आपका क्या है, ज्यादा है। अब ये CO2 ज्यादा है तो यहाँ पे ये राइट आर्टिकल में आएगा, फिर राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल फिर उसी तरीके से राइट आर्टिकल एक्सपैंड होगा, उसमें ब्लड भरता जाएगा, इम्प्योर ब्लड भरता जाएगा, जब भी भर जाएगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे का राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो नीचे का राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो इसमें पानी ब्लड भरना चालू हो जाएगा। जब ब्लड भरना चालू हो जाएगा तो फिर ऊपर वाला ये ये ब्लड भर जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड है, इसको लंग्स में भेजेगा। क्यों, क्योंकि इम्प्योर ब्लड को कौन प्योरीफाई करता है, लंग करता है। कैसे प्योरीफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और ऑक्सीजन को उसमें भर देगा। जब ऑक्सीजन को उसमें भर देगा लंग्स में तब ब्लड प्योर हो गया। अब लंग्स, यहाँ पे लंग्स हैं, लंग्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, उसमें ऑक्सीजन को भर दिया। जब ऑक्सीजन को भर दिया तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से चलेगा और फिर हार्ट में आएगा, और फिर वही वही साइकिल, फिर हार्ट राइट के लेफ्ट आर्टिकल में आएगा, फिर लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में, फिर कैपिलरीज, फिर सेल्स, फिर वेन्स, फिर उसके बाद आपका बॉडी में, फिर राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में। ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे ही हार्ट पंप करता रहता है। तो हार्ट इसीलिए पंप करता रहता है, ठीक है। तो अब इसको फिर डिटेल में टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि बुक क्या कह रही है आपके टेक्स्ट में, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ब्लड बुक कह रही है, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ठीक, लंग से क्या आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, और कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आपका ये यहाँ पे आ गया, ओके, लेफ्ट एट्रियम में ये आ गया। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि नीचे चला जाए ब्लड। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है, जब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा चैम्बर तो नीचे वाला रिलैक्स करेगा। ठीक हो गया, तुम भेज रहे हो तो हम और नीचे रिलैक्स हो रहे हैं, और दो, और ब्लड दो, और ब्लड दो, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट।
व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब मस्कुलर, अब अभी नीचे वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी को फिर ब्लड भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट इन इंस्टेंट दैट ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो, हमने यहाँ देखा था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, राइट साइड से आ रहा था। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, वापस आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से वापस आएगा, और कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. Same process. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it into the lungs for the oxygenation. अभी यहाँ पे impure blood आया, इसने यहाँ भेजा, फिर इसने जो है लंग्स में वापस भेज दिया, भैया इम्प्योर को प्योर कर दो, ऑक्सीजन इसमें मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria do. अब जैसे यहाँ का जो वेंट्रिकल, यहाँ का जो आपका वेंट्रिकल है इस साइड वाला, इसको भी पंप करके लंग्स में भेजना है ब्लड, और जो लेफ्ट साइड वाला है इसको भी पंप करके ब्लड को भेजना है पूरी बॉडी में, तो इनकी वॉल मोटी होती है ताकि फोर्स लगा के इनको भेजना है। ओके, और एट्रियम को बहुत फोर्स लगाना नहीं, बस भैया रिलैक्स होना है, वेंट्रिकल में भेज देना, ऊपर वाले को नीचे वाले में भेज देना है, तो उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना, और नीचे वाले को बहुत फोर्स लगाना है। Valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricle contract. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब मान लो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी तो हो सकता है झटके से ब्लड ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे जाने के बजाय। तो यहाँ पे वॉल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वॉल होते हैं, जैसे ये आपका वो है, ठीक, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ऐसे आया, मान लो ये आपकी आर्टरी, ठीक है, इसमें क्या है, ये दो वाल्व लगा रहेगा। अब यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड निकल गया, जब ब्लड निकल जाएगा तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, जब ऐसे ब्लड निकल जाएगा तो ये वॉल जो है आपस में बंद हो जाएंगे, ये वॉल ऐसे ऐसे बंद हो जाएंगे, ताकि ये जो ब्लड इधर से जा रहा है ये वापस एंट्री ना मारने पाए। और जब ऊपर से ब्लड आएगा तो ब्लड फोर्स लगा के इसको खोलेगा, जब खोलेगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, फिर ब्लड नीचे चला जाएगा। तो वॉल्स ये काम करते हैं कि ब्लड को जो है वापस रिटर्न बैक होने से रोक देते हैं। अब ऑक्सीजन enters the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from the mixing. अभी देखो सेपरेशन है यहाँ पे ना, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसे। यहाँ पे देखो एक तरह का सेपरेशन है, ऐसे हार्ट दो पार्ट में बटा हुआ है ना, ऐसे दो पार्ट में बटा हुआ है, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका क्या है, राइट साइड है। The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है, इधर साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन निकल गई, यानी कि यहाँ पे CO2 आ गया। तो दोनों तरफ सेपरेशन जो है ये बताता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, जिस तरफ CO2 ज्यादा है, ये दोनों सेपरेट रहे, अलग अलग रहे, मिक्सिंग ना होने पाए इनकी। ठीक है, क्यों, मिक्सिंग हो जाएगी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी तो। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जिन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है उनको एनर्जी कम मिलेगी। ठीक। तो इसीलिए जब जिन ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, हीट के लिए भी एनर्जी चाहिए, दौड़ने भागने को भी एनर्जी चाहिए, उनका क्या होता है कि थोड़ा सा ये बॉडी ध्यान रखती है कि इनका ब्लड मिक्स ना होने पाए, मिक्सिंग नहीं होगी तो इनकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। Such separation allows highly efficient supply of oxygen to the body. अब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। This is useful in animals that have high energy needs and such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. Birds और mammals में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, mammals को बॉडी टेम्परेचर अपना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा मेंटेन करके रखना होता है, 36 से 37 डिग्री हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी, ये हम लोग जो है अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन इसलिए रखते हैं कि इन्वायरमेंट का असर ना पड़े, हमको हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाना पड़े दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, वो बेचारे जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ सर्दी के मौसम में हाइबरनेशन में चली जाती हैं, मेढक
गर्मी के मौसम में एस्टिवेशन, समर एस्टिवेशन में चले जाते हैं, वो दिखता नहीं कहाँ चले गए, इसी से बचने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और मर जाएंगे, इसलिए वो बचने के लिए छुप जाते हैं। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट, उनका थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है। और थोड़ी सी मिक्सिंग होकर देखो, यहाँ चार चैम्बर्ड है तभी तो हो गया, उनका क्या होता है, उनका हिसाब किताब होता है कि ये हर्ट है और ये बस थ्री चैम्बर्ड हर्ट होगा, तो थोड़ी बहुत यहाँ से आएगा फिर यहाँ चला जाएगा, यहाँ बॉडी में चला जाएगा फिर बॉडी से आएगा, यहाँ से उसकी मिक्सिंग होती रहती है थोड़ी थोड़ी। फिशेज ऑन द अदर हैंड ओनली टू चैम्बर्ड, फिशेज में खुद सिर्फ टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, ये एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, इनसे ब्लड जो है, जिनकी बॉडी में गिल्स होते हैं जो गले के पास होते हैं, तुमने देखा होगा, वहां पे ब्लड जो है पंप होता रहता है उन्हीं गिल्स गिल्स के थ्रू। कल की क्लास में हमने बताया था ना कि गिल्स से कैसे वो ऑक्सीजन सक करता है ब्लड वेसल्स, डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑन द अदर हैंड, fishes on the other hand have only two chamber of their hearts, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart. जैसे यहाँ पे गिल्स के थ्रू ब्लड आया, ठीक है, ये मान लो फिश का गिल्स है, इनके थ्रू ब्लड आया हार्ट में गया और ऐसे एक बार निकल गया, तो ये मान लो फिश का क्या है, हार्ट है, ये फिश का हार्ट है। गिल्स के थ्रू ब्लड आया आपका, यहाँ से गया फिर हार्ट के थ्रू एक बार निकलते हुए फिर चला गया, फिर जाएगा फिर गिल्स से आएगा, फिर तो ये एक बार ही जाता है बस। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि ब्लड दो बार हार्ट में आता है, देखो एक बार यहाँ पे आएगा ब्लड, फिर यहाँ पे आएगा, फिर बॉडी में जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा हार्ट में, फिर इस हार्ट में किस चैम्बर में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, तो दो बार इसका हुआ ना, एक बार यहाँ पे आया फिर एक बार यहाँ पे आया, तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, तो वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जानवर वर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, और फिश में क्या होता है कि एक बार ही ब्लड जाता है, ठीक? अब ब्लड प्रेशर देखते हैं, सुनते हो बीपी हाई है, बीपी लो है, बीपी हाई, दुनिया भर का केस सुनने को मिलता है, आखिर बीपी है क्या? तो जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, जब हार्ट जो है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब जैसे पाइप में पानी जाता है तो पाइप में कुछ प्रेशर लगाएगा ना, तभी तो पाइप के थ्रू पानी जाता है। उसी तरीके से जब ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड जो है, ये मान लो ब्लड फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, इस वेसल्स के थ्रू, तो ब्लड इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, ब्लड प्रेशर। अब जैसे यहाँ पे देखो ब्लड बह रहा है ना, इस आदमी के हाथ में, तो इस जो नली में ब्लड बह रहा है इसमें इसने प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन, अभी आर्टरी में ज्यादा होता है वेन में कम होता है। आर्टरी क्या होती है, वो सारी नलियां जो हार्ट से निकलती हैं, ठीक है, उनको आर्टरी कहते हैं, और वो सारी नलियां जो हार्ट की तरफ आती हैं उनको वेन कहते हैं। तो चूंकि हार्ट से ब्लड बहुत फोर्स के साथ निकलता है, तो आर्टरी को जो है, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि हार्ट ने पंप किया और आर्टरी के थ्रू ब्लड जा रहा है, जब पंप करेगा तुरंत वहीं से निकल रहा है, तो आर्टरी में बहुत प्रेशर होता है, तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। तो और वेन्स में क्योंकि अब प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में चला गया, प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि हार्ट को पूरी बॉडी में फोर्स करके ब्लड को भेजना है, तो पूरी फोर्स के साथ ब्लड वो थ्रो करती है आर्टरीज में, जब आर्टरी में जाएगा तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, अब आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी से उसमें चला गया आपका ब्लड। अब बॉडी से उसमें जब ब्लड चला गया, तो क्या होगा कि अब बॉडी ने अपना काम कर लिया, कलेक्ट होने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत है नहीं, तो वेन्स में प्रेशर कम होता है, आराम से कलेक्ट करता है और फिर ले जाता है राइट एंट्री में डाल देता है, राइट एंट्री। तो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, दो चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन इज द सिस्टोल। और जब वो रिलैक्स होता है तो उसको कहते हैं डायस्टोल, रिलैक्स होता है तो क्या कहते हैं इसको, डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिस्टोल, रिलैक्स हुआ तो डायस्टोल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो कितना होता है 120 mmHg नॉर्मल पर्सन में, और जब रिलैक्स होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो कितना होगा 80 mmHg। तो इसी को हम जो है नापते हैं, जब हम किसी का ब्लड प्रेशर नापते हैं कि भैया कहीं इनका ब्लड प्रेशर इतना है तो ना, अगर ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब 120 मतलब कि जब वेंट्रिकल
लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 120 mmHg उसका प्रेशर था, और जब डायस्टोल हुआ तो 80 mmHg प्रेशर था। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 120 था, जब रिलैक्स हुआ तो 80 प्रेशर था। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 120 था, रिलैक्स हुआ तो 80 था। तो ये नापा जाता। अब इस तरह ब्लड प्रेशर तुमने देखा होगा, नापते हैं लोग, हैंडकफ के चारों तरफ बांधते हैं। अब ये क्या करता है, इसको ब्लड वेसल्स को दाब देता है। जैसे इसे पंप करते हैं, उसमें प्रेशर बढ़ता है, आर्टरी को दाबने लगता है, तो वही प्रेशर यहाँ पे उसमें दिखाने लगता है मीटर में। तो 120 तक गया, देखो आर्टरी क्लोज हो गई। और फिर उसके बाद जब 120 के नीचे होगा, यहाँ पे देखो 120 के ऊपर है ना, ये 120 पॉइंट है, 120 के ऊपर है, यहाँ इनको ज्यादा टेंशन है, तो ये 120 है, ये नॉर्मल है। और यदि बिलो है तो इसको लो बीपी है। ठीक है, ये बता रहा है, यहाँ एससी आ गया तो लो बीपी है, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ हाई बीपी। तो अब स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर इसको सुन सकते हैं। हार्ट की जैसे, हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी तरीके से इसमें साउंड आती रहती है। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी उसी हिसाब से प्रेशर बन रहा है, तो हार्ट की साउंड को भी इससे देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्नोमैनोमीटर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन हो गई है, बीपी हाई है। तो इसमें क्या होता है, आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो आपकी जो नसें होती हैं, खून की नलियां होती हैं, वो कम, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कि पतली हो जाती हैं। ठीक है, पतली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो करने में दिक्कत होती है। जैसे मान लो कि नली है, कोई पाइप है, यदि इसमें कोई जाम हो जाए, अंदर कुछ जाम फंस जाए किनारे 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 किनारे, तो ब्लड के फ्लो होने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर लगाएगा इसमें, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब रेजिस्टेंट पानी भी मतलब होता क्या, कैसे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हुआ, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इकट्ठा चालू हुआ, अब ब्लड को पास होने में दिक्कत हो रही है, तो ब्लड वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा और आदमी का बीपी हाई हो जाएगा। और यहाँ तक कि कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है तो ब्लड वेसल फट जाती हैं। ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है आपका हार्ट काम करता है और कैसे हम बीपी को नापते हैं। ठीक है, अभी जो है हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जैसे द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स और मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। तो अभी आप लोग यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई डाउट है? नो सर। ओके, वेरी गुड।